आकाशवाणी है। प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन पर विशेष परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा और राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वैभव जी श्रीवास्तव और निखिल कुमार। This is Akashvani. Now we bring you a special program on Prime Minister's address to the nation. The participants are Lieutenant General Rajiv Chopra, Defence Analyst, and Vijay Kranti, Political Analyst. Moderators are Vaibhav J. Srivastav and Nikhil Kumar. A historic address by the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, an exceptional and much needed statement. It's high time the international community acknowledged the stark contrast between a responsible democracy like India and a nation that thrives on instability, misinformation and radicalization. We've heard about the courage and we've seen the professionalism and restraint demonstrated by the Indian Armed Forces during Operation Sindoor, which highlights not only their unmatched technical brilliance, but also their deep-rooted commitment to upholding peace and national security, even when provoked by persistent hostility and deceit. While some continue to peddle propaganda, here we are at Akashvani, getting the facts straight, and India that is standing firm, grounded in truth, discipline, and a vision of stability for the region. To discuss more on the thumping success of Operation Sindoor and to discuss about the address of the Honourable Prime Minister, we have two very, very special guests in the studios of Akashvani. We have Defence Analyst Lieutenant General Rajiv Chopra, retired, and we have Political Analyst Vijay Kranti. First, let's start with the Honourable Prime Minister's soundbite on Operation Sindoor. ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। जनरल चोपड़ा, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज प्राइम मिनिस्टर ने जो भी उद्बोधन दिया, देश को संबोधित किया, कई महत्वपूर्ण बातें उनसे निकल करके सामने, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर विशेषकर उन्होंने फोकस किया और सिंदूर की हमारे लिए क्या अहमियत होती है, उसको हम कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और ख़ासतौर पर हमारे देश की माताओं बहनों के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन पर जिक्र किया और साथ ही एक संदेश भी दिया कि यदि किसी बहन या किसी माता का सिंदूर पोंछने की कोशिश की जाती है तो हम उसका कितना तेजी से, कितना तगड़ा और कितना सशक्त मुकाबला कर सकते हैं और जवाब देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसे आपको मालूम है कि 22 अप्रैल को जो बहुत बड़ा हादसा हुआ था पहलगांव में, जहां उन्होंने हमारी कई माताओं को उनके बच्चों से हटा लिया, कई औरतों के उनके हस्बैंड से हटा लिया और कई बच्चों को उनके बाप निकाल दिए, और उन्होंने सिंगल आउट करके रिलीजन बेसिस पे और दूसरा मेल्स को ही मारा, जिससे कि आप समझ सकते हैं 25 विधवाएं हो गई, चाहे वो माता थी, बहनें थी, बच्चे थे, उनको कितने बड़ी चोट लगी होगी। और सबसे बड़ी बात जो थी, ये इंडिया में टूरिज्म के लिए गए थे, कश्मीर की इकोनॉमी का बढ़ावा देने के लिए गए थे कि कश्मीर हमारे साथ आर्टिकल 375 के बाद, 370 के बाद जो इंटीग्रेट हो रही थी, उसको और बढ़ावा दे रहे थे। कश्मीर की इकोनॉमी अच्छी चल रही थी और ये सारे जो हैं अलग अलग स्टेट से आए थे, भिन्न स्टेट से आए थे। ये पाकिस्तान को पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर इकोनॉमी कश्मीर की अच्छी हो जाएगी तो उग्रवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा, होम ग्रोन टेररिज्म जो होगा वो तो वहाँ होगा नहीं, और इनको वहाँ से अपने टेररिस्ट भेजने पड़ेंगे। और इनका जो फसाड रहा है हमेशा कि ये टेररिस्ट होम ग्रोन है और हम नहीं भेजते हैं, और जहाँ भी खुशहाली आती है वहाँ लोग वायलेंस नहीं करते हैं। आपने देखा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद लास्ट 5-6 साल में कितनी तरक्की हुई है। बिल्कुल। पहली बात तो वायलेंस फिगर्स बहुत कम हो गए, कोई पथराव नहीं हो रहा, कोई टेररिस्ट किलर नहीं हो रहा, कोई उसकी जगह अब क्या हो रहा है, स्कूल खुले हुए हैं,
सिनेमा हॉल चल रहे हैं, एकदम ब्रिजेस बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जनवरी के महीने में ही जेड मोर टनल या सोनमर्ग टनल इनॉग्रेट की है। उससे 12 महीने टूरिज्म चलेगा। उसके बाद अभी आपको मालूम है जोजिला टनल भी बन रही है। एक तो ये है कि आर्म फोर्सेस के लिए वो रास्ता क्या था 6 महीने बंद रहता था, अब वो 12 महीने खुला रहेगा। वो एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारी को जो ऑपरेशन सिनर्जी में बहुत बढ़ावा मिला है। और दूसरा, टूरिज्म से वहाँ के लोग आबाद होंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, डेवलपमेंट होगी। ये सब को नकारा करने के लिए जो ऑपरेशन पहलगाम को बढ़ावा दिया गया या उनका जन्म दिया गया। तो आगे मैं ये भी बताना चाहता हूँ, उसके जवाब में हमने बताया था कि हम चुन चुन के मारेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। पूरी दुनिया सोच रही थी ये सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग्स हैं कि बड़े बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने पहले तो कुछ नहीं किया है, हम हमेशा ये अपना डेटा दिखाते रहते हैं। पर इस बारी ऐसा नहीं था और लोगों की पेशेंस भी ख़त्म हो रही थी कि 14 दिन हो गए कुछ तो कर नहीं रहे हैं। तो 14 दिन के बाद, क्योंकि हम चाहते थे जो ऑपरेशन हो प्रिसीजन ऑपरेशन हो जिसमें कोई जान मान हानि पाकिस्तान के सिविलियंस की भी ना हो जी, प्रिसीजन वेपन्स चाहिए थे और हम लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं क्रॉस करना चाहते थे। तो आपने देखा कि इस जो भी 7 तारीख को हमने रात को 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में क्या प्रेसिडेंट फायर मारा, क्या ज़बरदस्त गोलाबारी की। और 1-1:30 बजे जैसे कह रहे कोई सिविलियन घर के बाहर नहीं होता है। हमारा सिलेक्शन ऑफ टाइम वॉज वेरी क्लियर एंड वी स्ट्रक एट 9 टारगेट्स and but this is the first time 4 targets out of that was in Punjab and 5 were in POK, because we have been neutralizing targets only in POK, but the roots of terrorism is in the Punjab, which are the you are well aware, Bhavalpur, Muridke and Sialkot. They are where the Lakshar-e-Toiba एंड जवायते जैश मोहम्मद की और हिजबुल मुजाहिदीन की सारी लीडरशिप होती है। और जैसे कि आपके मालूम है, मौलाना मंसूर अजद ने खुद ही बताया है कि मेरी फैमिली के 10 से 14 आदमी मर गए हैं, मेरे को भी चले जाना चाहिए था। आप समझिए कि किस तरह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ उनके ऊपर। और ये जो मैंने बताया है, यहाँ खाली नहीं, रिक्रूटमेंट भी होती थी, ट्रेनिंग होती थी, इंडॉक्ट्रिनेशन होती थी, उसके बाद इनको फाइनेंस करके इक्विपमेंट दे के लॉन्च पैड्स पे आगे लाया जाता था जो इंडिया में आके टेरर फैलाते थे। इसके जवाब में हमने ऑपरेशन जो 7 तारीख को लॉन्च किया, उसके बारे में हम आपसे आगे बात करें। और आइए अब सुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर क्या कहा। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। As said by the Prime Minister that it is the guarantee for a better world when there is zero tolerance to terrorism. Talking to Vijayji and extending what General Chopra has just told us, this is not just a symbolic victory, Vijayji, for India, its people, its armed forces, the resolute response that we've given to Pakistan and its terrorists. And I'm saying Pakistan and its terrorists because the Honorable Prime Minister has said that we will take the Pakistani administration and the terrorists as the same. What do you have to say about this? This is something really, I would say, very unique development. I have in my lifetime, I have seen the 1962 war as a grown-up boy, then the 1965 war, 1971 war, and 1999 Kargil war. I have seen all the wars, and of course the 1962 China war also. What
India has been a united, as a society and as a country, we were united. But that decisiveness has been missing in the past. What we are seeing today is, number one, the clarity of the object and the decisiveness, and then the precision. All these things we are watching today, and that shows the new India. That shows the new leadership. That shows the new determination of this country. And as the Prime Minister has very clearly said that ये युद्ध का समय नहीं है. This is not time for war to settle issues. But at the same time he says that this is also not the time for terrorism. This is a very clear message to countries like Pakistan and its supporters. So that is one thing. And when he says of, there is no distinction we are going to make between the terrorists and the government of Pakistan. This, I think, is a very turning point in India's relations and India's approach towards Pakistan. Prime Minister has made this is one of those 3 points. He said in the beginning that Operation Sindoor is not a one-time game. It's going to be the new norm. It is going to be our national policy. Whenever somebody from anywhere commits terrorism against our people, we will have another Operation Sindoor. That he has made very clear. And then he says that we are not going to give up to the Pakistani nuclear blackmail. Earlier, if you have been watching in last few days, we have been watching so many political leaders of Pakistan and the army leaders of Pakistan, and even those who were spokesmen of the Pakistani society, they were continuously, हमने nuclear bomb कोई खिलौने के लिए नहीं रखा है. It's not just to show, we are going to use it. Which of course exposed their fears also at the same time. But when Prime Minister this time says that we are not going to give in to the blackmail, that shows the determination of the nation, of the government. And the third point, he said that we are not going to distinguish between the terrorist and the government. This is the real message which I think Operation Sindoor should send to Pakistan and to countries who have been supporting terrorism in India through different ways. Bilkul. And that is China. Very well said. Right. This is not a message only to Pakistan. This is a message to China also. We have seen, all my life I have been seeing the Naxalites. Who are they? The Maoists, who are they? And then there are so many other groups, in our universities, etc., who are working on the agenda of China. So I think Prime Minister has given message to both of them. विजय जी, इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी बोला कि पाकिस्तान जो चाह रहा था कि वो सीमाओं पर ही हमला करेगा, लेकिन भारत ने पहले से कहीं ज्यादा बेहतर कार्रवाई करते हुए उनके हार्टलैंड में जाकर के, जहां से पूरी तरह से एक तरह से खेत में फसल उगती है जहां पर आतंकवाद की, वहां पर जाकर हिट किया है. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यही पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जिससे आप सिर्फ बातों से दबा लेते थे. अब आपको काउंटर करने की पूरी क्षमता हमारे देश में है. ये दिखाना शायद जरूरी भी था पूरी दुनिया को. ये तो अभी जनरल साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जिस तरह से इस बार भारतीय सेना ने पंजाब के 4 स्थानों पर हमला किया, और वो भी ऐसे जो बिल्कुल उनके दिल के अंदर, छाती के अंदर घुसे हुए इलाके हैं, बहावलपुर जैसे, वहां जाकर जो कार्रवाई की है, आज तक 1947 के बाद आज तक कभी नहीं हुआ था. जितनी बार टेररिज्म पाकिस्तान का हुआ, हम शुरू में तो कुछ भी नहीं कहते थे, सिर्फ बयान दे के दुनिया में जाके लोगों को दूसरे देशों को बताकर, या फिर यूनाइटेड नेशन में हम बता करके देखिए पाकिस्तान कितना गलत कर रहा है, उसका कोई असर नहीं होता था. पाकिस्तान फिर वही करता था. लेकिन इस बार जब सरकार ने ये फैसला किया कि भारत की जो सेना है वो घर में घुसकर मारेगी, तो अभी तक घर में घुसकर पहले मारा था पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल, है ना, उड़ी के बाद और पुलवामा के बाद. मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में वहाँ की सरकार को, वहाँ के सैनिक लीडरों को
वहाँ के आतंकवादियों को उम्मीद भी रही होगी कि भारत इस बार जो इतना है नहीं सोचा होगा, वो पंजाब में भी आकर घुस के मारेगा। ये मुझे लगता है कि नई, जिसको कहते हैं न्यू नॉर्म जो है, ये न्यू नॉर्मल जो है, ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट। The new normal of the new India. Let's hear the Prime Minister on striking the global terrorists hub. जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। General Chopra, the Prime Minister, not mincing his words, straight away gave proof and talked about the straight connection of all these terror activities which have their epicenter in Pakistan. He said that Operation Sindoor is an unwavering pledge for justice, being a decorated soldier yourself who has served my country so well. First of all, thank you. And through you, I thank all the armed forces. We would like to know, and all the listeners of Akashvani would like to know, how exactly has India been able to achieve success in this? And how exactly is the prowess of the country, the prowess of the armed forces, our strategies during wartime, and especially in the 21st century, through India-made weapons against all of Pakistan and its supporters? How has that happened? Please, your thoughts. Firstly, I'll tell about the holy alliance between the Pakistan army and the terrorists. Absolutely. See, we all talk about in the army, Pakistan army has a nation. Wherever all the nations have an army. So if you look at the Pakistani history, out of that 78 or 80 years of their existence, since 47, they have had 39 years of martial rule, martial law. Absolutely. And the balance 39 was a facade. It was the army rule under the garb of democracy. And whoever Prime Minister didn't play ball with them, they just assassinated him or threw him out. Even Nawaz Sharif, when he was used and thrown out. He was in exile in London. When they required it, they call him back. Benazir Bhutto was assassinated. And you are well aware that is the kind of hold the Pakistani army has on the nation, and nothing can be done to them. They say the general either is on the chair or he runs away. That is the thing of the generalship. Few more points I want to bring out is the new normal. What the Prime Minister has said very, very clearly, that any act of terror will be taken as act of war. There is a new strategy, new doctrine, especially applicable to the armed forces. And he has also said it is not only the terrorists, but also their perpetrators and the handlers, which you are well aware. The ISI, on the directions of the army, carries out all the nefarious activities through the terrorists because it's a cheap option available to the Pak army. These terrorists are indispensable. And what you saw, the holy alliances, the coffins were draped in the national flag of Pakistan. The Pakistani army generals were there attending the funeral, and there was a wreath laid on behalf of the Chief of the Army Staff, Asim Munir, General Asim Munir. And the last thing what I want to say, the entire proceedings were conducted by a designated terrorist. That is the kind of relationship which he had. That is why the Prime Minister said, Honorable Prime Minister said, he will not alone deal with the terrorists. They were always in denial mode. There's no terrorist camps here.
And they were saying, we are also victims of terrorists. We have said, we have done your job. You should be happy. We have destroyed those camps. Absolutely. And we have also told them, we have the exact intelligence and the coordinates of your balanced 21 camps. We can go ahead of the strategy and all. Yeah, you can ask me a question, I'll further clarify. Absolutely. Rightly said, sir, that this unholy alliance between the Pakistani administration, its army and the terrorists has been uncovered in front of the whole nation. और आइए अब सुनते हैं उन 3 प्रमुख बिंदुओं के बारे में जो भारत के भविष्य में खासतौर पे इस तरह की जो घटनाएं होती उनके संबंध में हमारी अप्रोच को सामने रखते हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। जनरल चोपड़ा, जिस तरह प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में तमाम बातों का जिक्र किया है, उन बातों से पता चलता है कि किस तरह से किस हद तक इन तमाम चीज़ों ने प्राइम मिनिस्टर को सोचने को विवश किया होगा कि मुझे कहाँ तक अपने देशवासियों के लिए सोचना है। और बीते दिनों में ये बातें भी देशवासियों के अंदर आ रही होंगी कि सभी लोग बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कब बोलेंगे। आज उन्होंने बोला, बहुत कुछ बोला और निसंदेह पूरे विश्व को एक संदेश भी दे दिया है कि भारत क्या है और क्या कर सकता है, क्या हमारी क्षमताएं आज की डेट में। थोड़ा सा अगर पीछे जाकर के हम देखें तो जो पहलगाम हमले का आपने भी जिक्र किया था, तो उससे ये नजर आता कि सांप्रदायिक हिंसा को शायद भड़काने की एक कोशिश वहां पर थी कि भारत जो अब एकजुट हो रहा है, कश्मीर में आकर के मिल रहा है, एक दूसरी संस्कृति के साथ में अपने आप को जोड़ भी रहा है, लेकिन उस बात को पीछे छोड़ते हुए शायद भारत को विभाजित करने की कोशिश वहां से की जाने वाली थी, जिसका भारत सरकार ने, भारत की सेनाओं ने, भारतीय सशस्त्र बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और बहुत अच्छे से जवाब दिया। You have hit the nail on the head. You know, he's chosen the timing of that 22nd April when the Vice President of America, J.D. Vance, was here. And all you see the history, whenever some political leader is there of any foreign country, he does this trick. Secondly, the Honorable Prime Minister was out of the country. Right. See, he wanted to shake our mind. Like I said, attack the mind. It is a mind game. He wanted to strike at our mind, but they did not know we have a very resolute and willing leadership who are soft, because we as a nation are a non-violence nation, but we also know how to pick up arms. जैसे कहते हैं कि शस्त्र से शक्ति. That is what the Prime Minister has conveyed, कि we as a nation are now fully armed, and for the safety, sovereignty of a country and the safety of our citizens. And you have seen what kind of misery was brought by them. Right. In the border areas, they targeted civilian. No professional army targets the civilians. No professional army targets the religious places. They attack the mandirs. They attacked the, some Christian organizations. They attacked schools. The Gurdwara. They wanted to bring communal disharmony in India. They were looking at the fault lines. They wanted to cut across caste, creed and religion. But let me tell you as the last word, terrorism is the first time has united India rather than divided. And terrorism is actually divided Pakistan, which Asif Munir thought this act of his will bring the nation together because the economy is down. They have a lot of internal security problems. Right. The army is losing its popularity. They wanted to bring nationalism. There are a lot of problems even in the heartland of Punjab. The Punjabi Musalman, Imran Khan, the popular leader, is behind bars. There is a divide in the army.
So he wanted to unite everything against India, but unluckily this is misfired, and he himself has been missing for the last 3 days. He's left his residence, is hiding in the bunker, he's not seen. Absolutely. Slouched shoulders, no statements, Vijayji, not even coming out and speaking to his own army, whereas a true leader like the Honorable Prime Minister speaks to the nation and speaks straight. The attempts, the unholy attempts of dividing India have completely failed. Pakistan and its terrorists could not digest the fact that Kashmir, Jammu and the whole region along with India is thriving, is prospering, and they themselves have exposed themselves as the biggest enemies of Jammu and Kashmir, as the biggest enemy of humanity. Please throw some light on the press conference that was done by the DGMOs of the three services, while they were explaining about how these precision strikes were taken on, how India planned this strategic move, and how India has shown its prowess of 21st century warfare, not just to Pakistan and the terrorists, but to the entire world. You know, this is something very interesting. As I said earlier, that I have been, in my lifetime, I have been witness to all big wars, yes, sir. Except the 1948, from 62, 70, 65, 71, and 1999, and the current one. It never happened in our history that the army generals, the army leadership would come and address the public directly. This time the Prime Minister has brought them to give them, number one, to give them the honor, to give them the credit for this victory, and also to let the people know this is our this is our military might. Military might. This is what we are capable of. Yes, and you know, this press conference, of course, they gave all the details which normally a spokesman would do or a spokesperson would do. But this time, the army generals are doing it. That, number one, shows the respect which the Prime Minister, the entire establishment has given to the army leadership. You just compare it with Pakistan. The other day, you were, when you were talking about the Prime Minister's address, just see the contrast of the Pakistani Prime Minister. You could see his face as if a defeated person, demoralized man, and the way he devoted so much time praising General Munir, his army chief. It never happens that he is dedicating, in the sense that he is in a way showing as if this general is a bigger player, I am a junior player. That, if you see the distinction, the difference between the Indian Prime Minister giving the credit to Indian forces and paramilitary forces and the security establishment, and the Pakistani behaving almost like in Hindi the term is chamcha, that was not fit for a Prime Minister. But unfortunately, in Pakistan, the Prime Minister, as generals have very clearly said, the generals have, those who, democratic leaders, they were in power, they were actually proxies. They were puppets. Of puppets. True. And proxies of the army. And hence we see General Chopra smiling right now. We can also listen to the Prime Minister once again on the forces that India has used, and also about the DGAO, that is the Director General of Air Operations, Air Marshal A.K. Bharti, on the indigenous air defense systems that have truly destroyed the enemy and its morals. Yeah. हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। और अभी ये जिस तरह से प्रधानमंत्री साहब ने ये तमाम बातें कही, पूरी तरह से देश को एक संदेश देने की कोशिश की कि हम सभी एक होकर के किसी भी समस्या का मुकाबला कर सकते हैं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता भी हुई है जिसमें एयर ऑपरेशन महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने तमाम बातें कही, और ख़ास तौर पे जो भारतीय हथियार प्रणाली है, आत्मनिर्भर भारत का जहां पर जिक्र होता है, उसका महत्वपूर्ण तरीके से उल्लेख किया गया। आइए सुनते हैं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं।
How have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country, in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired man-pads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. जनरल चोपड़ा, जिस तरह से अभी हमने सुना कि एयर मार्शल ए.के. भारती ने कई बातें बताई हैं इस साउंड बाइट में, और उन्होंने खासतौर पे जो हमारी वायु रक्षा प्रणाली उसका प्रमुख तौर पर उल्लेख किया, भारतीय रक्षा प्रणाली जो आत्मनिर्भर भारत को दर्शाती है उनका भी उल्लेख किया, और ये कहा गया है कि इन प्रणालियों के उपयोग से भारत को इस कार्रवाई में सफलता प्राप्त करने में खासतौर पे बहुत मदद मिली थी। ऑपरेशन सिंदूर अगर सक्सेसफुल रहा तो इसके पीछे भी भारतीय हथियार प्रणाली का महत्वपूर्ण रूप से योगदान रहा। बिल्कुल सही बोला है डीजी एयर ऑपरेशंस ने, और आपने भी। सबसे पहले जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत रोबस्ट था, और पहली बारी ऐसा हुआ है कि इंटीग्रेटेड था, जॉइंट ऑपरेशन था, आर्मी नेवी एयरफोर्स को तीनों इकट्ठे कर दिए थे सिस्टम। थोड़ा सा मैं आपको एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। एक होता है एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशंस, जैसे हमारा ये बैठे हुए हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है नर्व सेंटर, यहाँ सारी खबरें आती हैं जी, वो सारे डिसीजन लेता है। अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ, तो ये नर्व सेंटर है मोस्ट क्रिटिकल। अब जो है 24/7 365 डेज, चाहे ऑप सिंदूर है या नहीं है, पीस है या वॉर है, जो हमारे सर्वेलेंस रडार्स हैं वो पूरा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है जिसमें एलसी और आईबी शामिल है, 3300 किलोमीटर, थोड़ा सा ज़्यादा है, वो 24 घंटे उस पर निगरानी रखते हैं। ये मल्टी लेयर्ड मल्टी डायमेंशनल सिस्टम है, यानी कि एयर में सैटेलाइट्स भी दे रहे हैं आपको जी, हमारे एयरबोर्न सिस्टम्स भी है, अवैक्स एयरबोर्न अर्ली सिस्टम्स जो हैं, जो आई इन द स्काई कहते हैं, एंड ग्राउंड बेस्ड रडार्स भी हैं, कई जगह एरोस्टैट्स भी लगाए हुए हैं। बेसिकली रडार सिस्टम्स हैं, आई इन द स्काई एंड आई ऑन द ग्राउंड। अब इनमें भी ओवरलैप होता है, तो कोई भी दुश्मन की यूएवी हो, या जिसको आप ड्रोन कह रहे हैं, या मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट हो, ये कोई ना कोई रडार पकड़ लेता है। जैसे ही वो पकड़ता है वो उसको होम ऑन कर लेता है, डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, लॉक ऑन कर जाता है उस पर, और वो इमीडिएटली उसको एयर डिफेंस कमांड पोस्ट में देता है, जो कंट्रोल सिस्टम जहाँ मैंने बताया नर्व सेंटर है, वहाँ डिसाइड होता है कि कौन सा हथियार उस पर फायर किया जाएगा जी। और जो हमारे हथियार हैं, जैसे बहुत बात हो रही है S-400 की, पर X-400 में मेरे हिसाब से शायद इस लड़ाई में भी तो फायर ही हुआ है। वो ब्रह्मास्त्र है, ओके, वो बड़े टारगेट्स के लिए आ जाएगा, जैसे कहते हैं डोंट किल अ फ्लाई विद अ स्वॉर्ड। Absolutely. Very well said. So what I'm trying to say, it is a mix of gun missile systems. Okay. And they have different ranges. Like S-400 जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 मिसाइल सिस्टम है, इवन अमेरिका के टक्कर की है, वो रशिया से इम्पोर्ट की है, कुछ आ गई हैं, कुछ आने वाली हैं। उनकी जो डिटेक्शन रेंज है 600 किलोमीटर तक है, तो बस हम पूरा पाकिस्तान एक्सीलेंट डेप्थ तक कवर कर सकते हैं, और हमारे मिसाइल सिस्टम जो मार सकता है 400 है। और मैं सारा क्रेडिट इंडियन जो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत को देना चाहता हूँ। ये ज़्यादा जो बर्बादी हुई है वो आकाश सिस्टम से हुई है, जो मीडियम रेंज से है। अगर आपने देखा हवा में मारा जी,
हवा में उन मिसाइलों से मारा है. I'd like to say that it was Dr. Prahlad from the chief scientist of DRDO who was the man behind the Akash system, as General Chopra was saying. Vijayji, your views as well on the same. You know, I have very interesting observation. Sir. In 1962, when China attacked India, we were totally unprepared. We didn't have even the concept that we should defend our nation. You know, that was the kind of leadership we had that time. And unfortunately, if that news was right, which we read in those days in the newspapers, our ordnance factory was producing buckets. You know, बाल्टियां बन रही थी उसमें हथियारों की बजाय. और हमारे उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, ही वाज ऑन रिकॉर्ड, हमें सेना की जरूरत क्या है. डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन. वो दौर था जिसकी वजह से हम लोग उस युद्ध में हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, हारे हम. 65 की वार में पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े हथियार थे. साइबर जेट अमेरिका के, पैटर्न टैंक अमेरिका के, जिनके बारे में माना जाता था कि इनके आगे कुछ नहीं चलेगा. भारत की सेना के पास उस वक्त उनमें से बहुत ही सस्ते किस्म के, छोटे किस्म के हथियार थे. वो उनमें से कुछ थे जो सोवियत संघ से थे, लेकिन उसके बूते पर इंडिया ने जो पैटर्न टैंक्स की जो कब्रगाह बनाई, वो असल उत्तर वाली जगह जो पंजाब का बॉर्डर में, वो अमेरिका हैरान रह गया. उस वक्त हमारे पास अपने हथियार नहीं थे, हमें बाहर से हर चीज लेनी पड़ती थी. फिर हमारा हौसला था जिससे हम वो जीते. बिल्कुल. 1971 की वॉर में ये हालत हो गई थी कि हमें सोवियत संघ ने बहुत मदद की. अमेरिका ने तो अपना 7th फ्लीट, जो 7वां बेड़ा कहते हैं, अनाउंस कर दिया कि हम भेज रहे हैं वहां पर, ये ईस्ट बंगाल पर, तो वहाँ ईस्ट पाकिस्तान के समुद्र में भेज रहे हैं. ये हालत हो गई थी और हम घबराए हुए थे. लेकिन उसके बावजूद इंदिरा जी ने उस वक्त जो जिस तरह से सेना का निर्देशन किया, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए. उस वक्त हम चल रहे थे मांगे हुए हथियारों पर, उधार के हथियारों पर, विदेशी हथियारों पर. आज जैसे जनरल साहब ने कहा कि हमारे पास आकाश भी है और पूरी रेंज है अपने हथियारों की. तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये नीति बनाई, मेड इन इंडिया, और ख़ास तौर से भारत को आत्मनिर्भर बनाना शस्त्रों के और अस्त्रों के मामले में, उसका सबसे पहला उदाहरण इस बार भारत के युद्ध इतिहास में पहली बार देखने को आ रहा है, स्वतंत्र भारत के. मैं इसमें ऐड करूं जी. कल ही, हालांकि वो एक बहुत बड़ा मैसेजिंग थी वर्ल्ड को और पाकिस्तान को, कल ही आपने देखा रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस की इनॉग्रेशन, न्यू यूनिट की इनॉग्रेशन की है लखनऊ में. और ब्रह्मोस जिसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र है जी. और इसकी रेंज जो है ये एयर, सी और ग्राउंड तीनों से फायर हो सकता है. और इसकी इतना अस्तित्व है, ये रशियन सपोर्ट से बना हुआ है. आपने देखा 26 जनवरी को इंडोनेशियन प्रेसिडेंट क्यों आए थे? वो ये खरीदने आए थे. हमने फिलीपींस को दे दिया है. और दूसरा, हमने इसको वियतनाम भी हमसे मांग रहा है. और मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की विजन है, उसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत में हम नेट इंपोर्टर से अभी थोड़े सालों में नेट एक्सपोर्टर बन जाएंगे. हम बहुत हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी में. आज भी प्राइम मिनिस्टर ने अब्दुल कलाम जी को नमन किया, वो हमारे फादर हैं. दूसरा, मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ. टेक्नोलॉजी थोड़ा लंबा हो जाता है, पर मेरे पास इतनी चीजें हैं बताने के लिए. प्लीज. जैसे टेक्नोलॉजी है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला इट इज अ न्यू एरा ऑफ वॉर. ट्रू दैट. ठीक है. व्हाट वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड आर टेक्नोलॉजी prowess. We have niche technology, precision guided weapons. This is the first time, as brought by my co-panelists, that we have not crossed the LC or the international border. And from our own side, well within our side, we have destroyed targets as close to Lahore, Rawalpindi, and that camp, Bhavalpur camp, which is 100 kilometers. So we've not just spooked the enemy, we've also spooked their enablers too. Yeah, and like what I am trying to say, why has he come running to us? अभी तो पिक्चर शुरू ही हुई थी, अभी तो ट्रेलर ही था. वेरी ऑनेस्ट. Very well said, जो sir. हमने बोला है, Very well said. उनकी वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी, बिल्कुल,
वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को हमने अस्त ध्वस्त कर दिया था. I think that is the reason why Indian Army is said to be, and the Indian forces, the Indian Air Force and the Navy, these are said to be battle-hardened forces which know their way through every calamity, and they can turn victorious in any situation. Let's hear the Prime Minister on all future talks with Pakistan shall only and only happen with the context of POK and terrorism. मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी. अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK उस पर ही होगी. पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा. पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा. इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है. भारत का मत एकदम स्पष्ट है. टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते. टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते. और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता. Vijay ji, probably a statement that will go in the annals of history as one of the most daring and one of the most straightforward statements by any statesman. Pani or khoon ek saath nahi beh sakte. Talk or trade and terror will not, cannot go together. Your thoughts, sir? My family incidentally belongs to the Pakistan occupied Jammu Kashmir from Mirpur. I have my roots there. When my Prime Minister says that next time we will talk to, or ever we talk to Pakistan, we will talk about POK. This is it's a message, of course, for families like mine. There are a few 100,000 families who must be waiting for last 70 years to hear these words. So when these words come from a Prime Minister, it not only raises hopes and aspirations of people like me, it also gives the message to the rest of nation, to the whole world, that it is a new India you are dealing with. For the foreign governments, for them it's a message that now they are dealing with a new India, who is not talking of fighting or cursing Pakistan for one or small acts of terrorism. Now we are going to take back POK. So for me, I would say one of the best, greatest takeaways for people like me is the Prime Minister has made it very clear the national agenda on Pakistan occupied Jammu Kashmir. जनरल चोपड़ा, बहुत ही कम शब्दों में आप इन बातों पर क्या कहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ, POK हमारा था और हमारा रहेगा. जैसे कि आपने देखा है कि पिछले गणतंत्र दिवस पे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि मैं POK के नागरिकों को शुक्रवाद देना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारे साथ आना चाहते हैं. एंड जैसे कि मैं फिर बताना चाहता हूँ, POK में भी इन्होंने बहुत दहशत मचाई हुई है. वो कह रहे थे इमरान खान का ही खुद है, ये जो है दहशत गर्दी, इसके पीछे है वर्दी. जी, Okay. That is what he has said. And let me tell you, the POK will fall in our lap automatically when they will be troubled by them. So they'll automatically come. We don't have to fight for them. But let me tell you, if the political will is there, the army is prepared to take on POK. Absolutely. Truly, we thank two of our very, very special guests, Defence Analyst Lieutenant General Rajiv Chopra, retired, and political analyst Vijay Kranti ji, for joining us in this very, very special broadcast on a day of a historic address by the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi to the nation. Thank you so much for tuning into Akashvani, and keep listening on to Akashvani. Thank you. Namaskar. You were listening to a special program on Prime Minister's address to the nation. The participants were Lieutenant General Rajiv Chopra, Defence Analyst, and Vijay Kranti, Political Analyst. Moderators were Vaibhav J. Srivastav and Nikhil Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
You can listen to it on our mobile app News on AIR. This program is also available on our YouTube channel News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.